व्यूअर्स, उम्मीदनामा के शो शेयरिंग अपडेट के चौथे एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारा नाम सना उम्मीद है और मैं आपकी होस्ट। सबसे पहले तो उम्मीदनामा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उम्मीदनामा के शो शेयरिंग अपडेट के तीनों एपिसोड को और ट्रेलर को बहुत मोहब्बतों से नवाजा है। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले एपिसोड्स को भी आप उतनी ही नहीं उससे ज्यादा मोहब्बतों से नवाजेंगे। व्यूअर्स, आज हमारे साथ उम्मीदनामा स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हफीज किदवई जी, जिनको आप में से काफी लोगों ने पढ़ रखा होगा। हफीज जी हैशटैग के नाम से अपना कॉलम लिखते हैं और इसी के साथ साथ स्पीकिंग ट्री में भी इनके काफी सारे रूहानियत से भरे हुए कॉलम्स छपते रहते हैं। ये हमारी बेहद खुशनसीबी है कि बहुत ज्यादा मसरूफ होने के बाद भी हफीज जी ने हमारे लिए वक्त निकाला और वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और काफी लोगों को अगर ये बात नहीं पता है तो हम उन्हें बता दें कि हफीज जी खुदाई खिदमतगार के एक बहुत ही अहम कड़ी भी हैं। बगैर किसी ताखीर के अब हमें लगता है कि आज का सेशन शुरू करना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। हफीज जी आदाब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफियत के बाद भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आज आप आए हैं, आपने हमारी दावत कबूल करी और आज आप हमारे स्टूडियो पे आए। नहीं, मसरूफियत तो जाहिर है सबकी ज़िंदगी में अपनी रहती है। अच्छी चीज़ तो ये लगती है ना कि आप कोई बहुत बेहतरीन काम के लिए जब अपनी मसरूफियत को छोड़ी है, और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हाँ, हम कम से कम उस जगह आए और आपसे बातचीत होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल ये था कि अगर आपको याद हो तो जब हम आपसे पहली बार मिले थे तो उस वक्त हमें एक बात का बड़ा अफसोस था, और वो अफसोस ये था कि हमें नहीं पता था कि खुदाई खिदमतगार जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद खान अब्दुल गफ़ार खान ने रखी थी और वो अभी तक के चल रही है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को खुदाई खिदमतगार के बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, उस वक्त में हमने आपको जिक्र किया था कि हाँ, खुदाई खिदमतगार इंडिया का ये वो जो खान अब्दुल गफ़ार खान की जो संस्था थी उनके बाद ही जब देश का बंटवारा हुआ ये ख़त्म हो गई थी। तो हम लोगों ने क्या किया, खान साहब हमेशा कहते थे कि मेरा एक ख्वाब है कि खुदाई खिदमतगार दोबारा से शुरू हो, और वो जो काम अधूरे रह गए आज़ादी के वक्त में कि इंसानियत के, मोहब्बत के, वो दोबारा से शुरू किए जाएं। तो सन 2011 में हम सब लोगों ने बैठ कर के तय किया कि हम लोग खुदाई खिदमतगार का रिवाइवल करेंगे। तो हमारे साथी हैं और हमारे बहुत सीनियर एक्टिविस्ट हैं फैसल खान साहब, उन्होंने इसका ख्वाब भी देखा था और उन्होंने शुरू किया। हम 50 लोगों ने ये चीज़ें शुरू किया और महात्मा गांधी की पोती थी तारा गांधी, उन्होंने हम लोग को शपथ दिलवाई, वही शपथ जो खान साहब अपने यहाँ खुदाई खिदमतगार की दिलवाते थे। उस तरह वो सफ़र शुरू हुआ 2011 से और आज फैलते फैलते हर स्टेट में हैं हम। जी, तो हमारा ये दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने खुदाई खिदमतगार को क्यों चुना और खुदाई खिदमतगार में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसे बाकी NGOs और ऑर्गेनाइजेशन से अलग बताती है? देखिए, ये बात हम चाहते हैं कि हाँ, हमारी ये बात भी लोगों में पहुँचे कि हम काम करने के तरीके और हमारा जो सोच है वो वाकई अलग है किसी भी मायनों में, क्योंकि हम लोग पे सवाल होता है कि हम वेलफेयर के काम में थोड़ा सा कम घुसते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि इंसान को आप सही कर दीजिए, भाई एक इंसान सही हो जाए, फिर वो सही आदमी कहीं पे भी बैठ जाएगा, बेहतर काम करेगा। तो पहले महात्मा गांधी के टाइम तक की ये चीज़ होती थी कि इंसानों पे काम होता था, उनके आश्रमों में आप रहते थे महीना भर और आपको इंसानियत और ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। तो बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ें हमारे यहाँ शायद उतनी नहीं हो पाई। तो खुदाई खिदमतगार ने जब शुरुआत से ये तय कर लिया था कि हम इंसानों की खूबियों को उकेरने में काम करेंगे, और जब नाम ही खुदाई खिदमतगार था तो ले रहे थे हम सब लोग, तो हम लोग के ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ गई थी कि हम वो NGO नहीं हैं जी, हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको गलती करने की कोई भी छूट मिलेगी, क्योंकि हम वो नाम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसके बाद हमारे पास गलती करने के रास्ते नहीं बचेंगे जी, कि हमको उतनी छूट मिले। क्योंकि हम जब खुदा को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कह रहे हैं हम कि खुदा के सेवक हैं, यानी उनके खिदमतगार हैं, तो अब जब हमने कह दिया कि हम खुदा के खिदमतगार हैं तो हमारे पास जिम्मेदारी भी आ गई और हमारे काम के बीच में खुदा शामिल हो गया जी। तो अब काम में बेईमानी, काम चोरी, ये सब चीज़ें तो नहीं मायने रख, हमारे लिए ज़रा से भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और यही बात महात्मा गांधी ने खुदाई खिदमतगार के लिए कहा था कि आप चाहते तो आप बहुत से नाम ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने ये नाम चुना है वैसे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अब आपके हिस्से में है जी। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ फला जगह कोई झगड़ा हुआ या 2 इंसान आपस में लड़ रहे हैं तो इसमें हम नहीं बोलेंगे। आपको दोनों, एक तो जो गलत रास्ते पे आपको उसको भी सुधारना है, जो सही रास्ते पे है उसे रोके रखना है, और दोनों से नफरत नहीं करनी है। तो जाहिर है ये काम हमारा थोड़ा सा अलग हो गया।
तो हम लोग जब शुरू कर रहे थे तो हमारे पास ऑप्शन थे सेमिनार करने के, प्रोग्राम करने के, तरह तरह के होते थे। तो हम लोगों ने यूथ कैंप चुना और 3 दिन का यूथ कैंप हम लोग करते थे, जिसमें सब तरह के लोग, सर अलग अलग रीज़न के लोग आकर के रहते थे। उसमें क्या होता था कि हम लोग देखते थे कि खाना खाने में क्या है। भाई कई बार होता है आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो घर का मसला दूसरा है, बाहर आदमी क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना हमारे हिस्से में आ जाए। तो हम लोग देखते थे कि हाँ ये चीज़ें अभी हमें अपनी सुधारनी है। फिर जब रात में ठंड में लेटने बैठे तो कुछ लोग होते हैं चालाकी में जाके अच्छे कंबल अच्छा वो ले लेना, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखते थे और टोकते नहीं, उसको धीरे धीरे अगले दिन करके सुधारते थे, ताकि एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। उसमें कई लोग होते थे, जैसे अंडे का है मसला कि कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं खाते थे, तो दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा और एक ही जगह पे बैठना होगा। भाई कई बार होती हैं और खाने के तमाम चीज़ों के तो डिफरेंसेस हैं, उनको ऐसे ही दूर किया जा सकता था एक साथ रह करके। तो खुदाई खिदमतगार ने जब ये काम करना शुरू किया तो ये काम थोड़ा सा अलग था, इसके नतीजे फ़ौरन दिखते नहीं थे तो लोगों को शक लगता था। ये तो रहा ही हमेशा से, और इसमें आपको काम करना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये काम करना वैसे ही है जैसे पत्ती से समंदर उलझना, तो इतना आपको सब्र चाहिए जी। तो हम लोग भी उतने ही सब्र के साथ चल रहे हैं जी। तो जैसे आपने बातें करी कि लोगों का जो खान पान होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सबके मुख्तलिफ खाने के तरीके होते हैं, कोई कुछ खाता है कोई कुछ नहीं खाता है। हमें याद है आपने हमें एक किस्सा सुनाया था जब खान साहब जब साबरमती आश्रम में आए थे तो गांधी जी ने उनके लिए खुद खाना बनाया था। हम चाहते हैं आप हमारे व्यूवर से वो शेयर करें। हाँ नहीं, खान साहब क्योंकि भाई वहाँ से थे, अरे सीमांत से थे, तो उनके खाने पीने के जो तरीके थे वो अलग थे। और महात्मा गांधी ने आश्रम में बना रखा था नियम शाकाहार का कि कोई भी आदमी मांसाहार नहीं कर सकता था। तो जब खान साहब रहने के लिए आए 2 महीने के लिए, तो पहली समस्या ये आई कि वो तो जाहिर है वो शाकाहारी नहीं थे, उनके यहाँ खाना वही था। तो एक समस्या ये थी कि खान साहब के लिए क्या किया जाए। तो सब लोग चुपचाप बैठे देख रहे थे कि महात्मा गांधी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि बहुत अपने नियम को लेकर के बहुत सख्त थे, जो अनुशासन को बहुत महत्व देते थे जी। तो सबको लगा कि भाई देखें अब गांधी जी यहाँ क्या करते हैं। तो महात्मा गांधी ने थोड़ी देर के बाद सोचा और कहा कि खान साहब के लिए आश्रम के जो नियम है वो बदले जाएंगे, क्योंकि वो उनका खाना नहीं है। तो उनका जो खाना है वो पकेगा, वो खाना मैं खुद पकाऊंगा दूसरी एक झोपड़ी में, और खान साहब के साथ कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। हम सब लोगों ने तो हैरत भरी नज़रों से देखा कि वो कहाँ कद्दू की सब्जी जब पकती थी आश्रम में जी। तो लौकी की नहीं पक सकती थी, इतना सख्त नियम था। अच्छा। तो उस वक्त में सब देख रहे थे कि कहाँ शाकाहार से और मांसाहार पे महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम खुद पकाएंगे वो भी। तब खान साहब रोने लगते हैं। खान साहब कहते हैं कि आप हमारे लिए इतना बड़ा अनुशासन तोड़ रहे हैं, इतने बड़े नियम तोड़ रहे हैं आश्रम के, जो किसी के कहने पे नहीं तोड़ते हैं, तो क्या एक पठान क्या कुछ दिन सब्जी नहीं खा सकता है जी। तो उन्होंने कहा हम हरगिज़ अब जब तक आश्रम में रहेंगे नहीं खाएंगे गोश्त। तो ये दोनों की मोहब्बत थी। भाई एक आदमी ने आगे बढ़ करके अपनी मोहब्बत में अपना नियम तोड़ा, दूसरे ने मोहब्बत में और आगे बढ़ करके अपना नियम तोड़ा जी। तो यही होता है कि जब आप एक दूसरे का दिल जीत लेते हैं तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, ये रह ही नहीं जाते हैं, कोई मायने नहीं रखते जी। तो बात खाने की चल रही है और हमारे शो की ये रिवायत है कि हम हमारे गेस्ट को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना चखाते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम खाना लगवा लें। बिल्कुल, इसमें कोई रोक कहाँ सकता है इसे। जी शुक्रिया। आज दस्तरखान पे है पूड़ी, आलू मटर की सब्जी, मटर पुलाव और टमाटर की चटनी। खाने का जो है हमेशा ज़्यादा अच्छा खाने वाले लोग होने चाहिए, हम लोग जैसे लोग नहीं। ऐसे मत कहें बिल्कुल भी। तो बाकी के सवाल शुरू करें? बिल्कुल जी। लेकिन सवाल से पहले ये तो है कि हमेशा एक चीज़ ये दस्तरखान का उसूल है जी जी कि पहला निवाला अगर आपको अच्छा लग रहा है जी तो आपको फ़ौरन तारीफ़ कर देनी चाहिए क्योंकि उसके बाद बोलने के मौके कम मिलते हैं जी। बाकी खाना मज़े का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हम लोग जैसे आप बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था अपने साथी फैसल जी का। तो जैसा कि हम काफ़ी लोगों को पता भी होगा, अभी एक कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से फैसल जी काफ़ी लाइमलाइट में आ गए थे। और तो आप इस पूरे किस्से को किस तरीके से देखते हैं? आप इसमें जाहिर है कि आप उनको जानते हैं तो आप बेहतर रोशनी डाल पाएंगे। देखिए फैसल भाई के मसले में तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास कहने को बहुत सी चीज़ें हैं जी।
और जो उन्हें जानते हैं उन्हें पता है कि उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। जो जिसके मन में थोड़ी सी कट्टरता या दूसरी चीज़ें होंगी उनके लिए हो सकता है अब नॉर्मल हो। हम सब लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी, ये होता रहता है। अब हम उनकी सफाई में या उनके लिए कुछ कहें तो हमें लगता है उनका निकल आना ज़्यादा बेहतर है। वो आएंगे, जब बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो आदमी को इस सब चीज़ों का जेल जाने का भी कोई असर नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। अब पूरे उस घटनाक्रम में कि हाँ वो जो हुआ उस पर हम क्या बोलेंगे, तो वो मामला क्योंकि अभी विचाराधीन है न्यायालय में, तो हमारा बोलना ठीक नहीं है उस पर। अभी कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए, हमें लग रहा कुछ बातों का वक्त जवाब होगा। काफ़ी कॉलम्स वगैरह लिखते रहते हैं, तो आपके जो हमने जितना पढ़ा है या आपके पोस्ट भी हमने पढ़े, तो उसमें 2 चीज़ों को काफ़ी अहमियत दी जाती है, एक है दोस्ती और एक है इंसानियत। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, और आप बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जैसा आपके दोस्त खुद इस बात की गवाही देते हैं कि आप बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो हमारा ये सवाल है कि आपके हिसाब से इंसान की ज़िंदगी में दोस्ती की और दोस्तों की क्या अहमियत होती है? दोस्ती तो देखिए ये है कि ज़िंदगी के अगर मज़े लेने हैं तो दोस्ती बहुत ज़रूरी है, और जिसमें इंसानियत नहीं होगी वो दोस्ती भी नहीं कर पाएगा, ये भी फैक्ट है जी। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, जो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे, हमको पता है वो ऐसे ही कह रहे हैं, शरारत नहीं आपके दिल के रखने के लिए कह दिया होगा। हमें नहीं लगता, तो हमारे ऊपर तो बहुत सवाल उठते हैं कि हाँ हम जो है मिलते नहीं, फ़ोन नहीं उठाते, ये सब। कोशिश हमारी बहुत रहती है कि हम बहुत बेहतर दोस्त बने, लेकिन हमें पता है हम उसमें बहुत ज़्यादा बार फेल होते हैं। दोस्ती फिर यही मसला है ना कि आपके उनके दिल से जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए मिलना ज़रूरी है। ये उनका बड़प्पन है, ये हमारे दोस्तों का बड़प्पन है कि हाँ वो हमें इतनी अहमियत दे लेते हैं, या वो ये कह देते हैं कि हम बेहतरीन दोस्त हैं, जबकि हमें पता है जो बेहतरीन दोस्त के पैरामीटर्स हैं उसमें हम तो बहुत दूर दूर तक नहीं ठहरते हैं। आपने बोला पैरामीटर्स, तो क्या आपके हिसाब से क्या पैरामीटर्स हैं? पहली चीज़ है कि आपके दोस्त को भाई जैसे जिस वक्त भी कोई ज़रूरत है या नहीं भी है, आपके दोस्त बिला ज़रूरत मिलना चाहते हैं तो आपको फ़ौरन अवेलेबल होना चाहिए उनके लिए। और हमसे हमें लगता है यही सबसे मुश्किल काम है कि हम यहाँ आने से पहले भी काफ़ी ज़्यादा ये हुआ था, आपका स्केड्यूल दिक्कत कर रहा था, वो होती है। तो अब ये उनका बड़प्पन है कि इन्हीं चीज़ों से दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हमारी दोस्तियाँ इन सब कमियों के बावजूद चल रही हैं, तो इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं लगता। हमें उनके दिल बड़े हैं, वो अभी जितने दिन तक बर्दाश्त कर रहे हैं हमें, और हम भी ये सीखते हैं अगर वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं तो हमें समाज में भी चीज़ों को बर्दाश्त करना आना चाहिए। बस दोनों चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। बढ़िया है। अच्छा एक बात बताएं, अक्सर हमने देखा आजकल लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान काफ़ी बदल गया है और वो बात नहीं रह गई है, जो पहले रिश्तों में मिठास हुआ करती थी, अलग अलग धर्म के लोग भी एक साथ बैठ के एक ही कप से चाय पिया करते थे, जैसे ये सब बातें कही जाती थी। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अब वो हिंदुस्तान में बात नहीं रह गई है, तो इस पर आपका क्या ख्याल है? अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे और उससे चलने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा वाकई हिंदुस्तान बदल गया, और अगर ज़मीन पे उतर के देखेंगे तो हिंदुस्तान कहीं नहीं बदला है। कुछ लोग देखें, हर ज़माने में कुछ लोग बदलते रहते हैं, ठीक नहीं रहते हैं। उनको जब पावर मिल जाती है तो लगता है बहुत ज़्यादा हो गया ख़राब। हमने तमाम यात्राएं की हैं, पैदल यात्राएं की हैं, गांव-गांव ठहरे हैं। हम इस नतीजे पे तो पहुंचते हैं कि हाँ हमारे हिंदुस्तान का आदमी मोहब्बत से खाली नहीं है, और वो ख़राब नहीं हुआ है। बस क्या हमने थोड़ी बातचीत, थोड़ा सा उन्होंने परहेज़ किया, थोड़ा हमने किया, तो दूरी हो गई बातचीत की। जैसे ही आप बातचीत करना शुरू करेंगे, 10-15 मिनट किसी को देंगे, तो 20वें मिनट से वो ही पुराना आदमी जिसको आप समझ रहे हैं कि गायब हो चुका है, वो उसके अंदर मौजूद है, वो दिखने लग जाता है। और बंटवारे से ज़्यादा, जब देश बटा था उससे ज़्यादा बटे हुए लोग कभी नहीं रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में चीज़ें बहुत ज़्यादा बटी हुई थी। हम लोगों ने वो वक्त भी बहुत आराम से पार कर लिया। थोड़ा भाई आराम से इसलिए कहते हैं क्योंकि 15-20 साल की वक्त कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं होता है, और अभी हमारे यहाँ चीज़ों को अगर हम कहें थोड़ी सी सख्त हुई हैं तो उसका भी पीरियड कोई बहुत लंबा नहीं है, अभी 6-7 साल 8 साल का ही है। तो ये धीरे अगर इस पर काम किया जाए और लोगों को समझा जाए, वक्त दिया जाए, तो हमें लगता है कि चीज़ें ऐसी बिगड़ी नहीं हैं। थोड़ा बहुत तो देखे रहेगा, उसको इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए जी। वो कल जब आपके हाथ में, अभी अच्छे लोगों सना उम्मीद के हाथ में पावर आ जाए, फिर लोग सुधर जाएंगे कि नहीं। देखिए हम सुधर गए, दूसरी पूरी खा रहे। तो अब खा लीजिए, धीरे धीरे फिर बात करते हैं। हाँ।
बिल्कुल तकल्लुफ ना करिएगा। 2 चीज़ें, तो एक कुछ लोग कहते थे हम्म, खाने में बात नहीं करनी चाहिए, और बहुत पहले और अच्छे लोग कहते थे सारे मसले जो सुलझ सकते हैं वो खाने पे सुलझ सकते हैं। जैसा कि हम कहते भी हैं ये बात कि सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो लोगों ने दस्तरखानों पे ही चुनी है, बनाई है। मौलाना आज़ाद ने जब अपना काम शुरू किया है जी, तो महात्मा गांधी ने उनसे कहा था कि अपनी कम्युनिटी में जब जाओ काम करने के लिए तो उन्हें दावत दो। तो जब हिजरत वाला पहला मौलाना आज़ाद ने काम उठाया है तो उन्होंने दस्तरखान सजाए थे, 50-60 लोग खाना खाते थे साथ में बैठ कर, तब वो जो बात कहते थे वो असर भी होती थी। अच्छा, खाने के एक लुकमे के साथ कोई बात जाती है तो पेट के अंदर तक चली जाती है। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली देखा था आप मजाज की दरगाह पे गए थे, मज़ार पे गए थे, और उससे पहले भी आप बेगम अख्तर की मज़ार पे जाते रहे हैं और काफ़ी जगह पे आप जाते हैं। तो अगर आज हम किसी से पूछें कि मजाज की कब्र कहाँ पे है या बेगम अख्तर की मज़ार कहाँ पे, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने, या जो हम लोग हैं, हम लोगों ने जो हमारे बीच जो दिग्गज रहे उनके साथ हमने हक तलफी करी है, उन्हें जो वक़ार और इज़्ज़त मिलनी चाहिए हम उन्हें नहीं दे रहे हैं, क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? हाँ, ये एक चीज़ इसमें ये है कि हाँ इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए लोगों को, लेकिन एक चीज़ ये भी है, जब सोसाइटी थोड़ा सा मूव करती है तो इस तरह की पर्सनैलिटी, उनकी मज़ार, उनके निशान, उनके महल ख़त्म हो जाया करते हैं धीरे धीरे, और उसके लिए बहुत गम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा बहुत कम लोगों ने ही चीज़ों को समझा है, संभाला है। जी, एक बड़ी आबादी कभी इन सब चीज़ों की अगर ऐसे ही इतनी ही फिक्र करती तो आपको पता है सुकरात कहाँ है, क्या है? नहीं पता। नहीं। आपको तमाम फिलासफर, तमाम राइटर्स के बारे में नहीं पता कि उनकी कब्र कहाँ है, वो कैसे हैं, लेकिन उनका लिखा तो पता है ना। जी, तो वो बचाना हमें लगता है ज़्यादा ज़रूरी। अब क्योंकि लखनऊ से हम हैं तो बेगम अख्तर की मज़ार हो या मजाज की हो या मौलाना हसरत मोहानी की मज़ार हो, जी जी, अभी मौजूद है, और मौजूद है तो अभी हमको उसे, जो लोग जानते हैं उन्हें जाना चाहिए, और जो नहीं जानते हैं उन्हें अगर तो आप थोड़ा बता सके, इंटरेस्ट लें तो ठीक है, और नहीं, बहुत नहीं लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत घबराना नहीं चाहिए, ना ही उनको कसूरवार कहना चाहिए। उनके पास ज़िंदगी में तमाम दूसरी मसरूफियतें हैं, और जिनके पास नहीं है, जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ इन चीज़ों को संभलना चाहिए, उन्हें थोड़ा अपने काम को और बढ़ा देना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को अगर हम कहें कि आप साल में एक बार जाते हैं बेगम अख्तर की मज़ार पे, तो अपने साथ 1-2-4 लोगों को लेके जाने हमारी जिम्मेदारी है, जो हम नहीं करते। तो हमें अफसोस भी है कि हम, वो लापरवाही हमारी तरफ से है। सोसाइटी को बहुत नहीं ब्लेम करना चाहिए, सोसाइटी अपने हिसाब से चलती है। नहीं तो सोसाइटी हमारे और आप जैसे लोगों से ही तो मिलकर, सोसाइटी में हमेशा तमाम फ़र्क रहेंगे। एक सोसाइटी सारे लोग मिल के चल रहे हैं, एक सोसाइटी में 6-7 लोग हैं जो पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। अब खंडहर से मोहब्बत आप पूरी सोसाइटी नहीं कर सकती जी, इस सच को मानना चाहिए। रेजिडेंसी हमें आपको तो ठीक लग सकती है, इतिहास से जुड़े हुए लोगों को अच्छी लग सकती है। अब पूरे लखनऊ को रेजिडेंसी अच्छी लगने लग जाए तो ये ज़्यादती होगी लखनऊ के साथ, वो बढ़ेगा अपने हिसाब से। जी, अच्छा, एक बात ये भी हमने अक्सर सुनी है कि लोग कहते हैं अब लखनऊ भी वैसा लखनऊ नहीं रह गया, पहले अदब और आदाब का शहर था, अब नुक्कड़ पे गाली गलौज होती है और उस तरीके से वो तहजीब कहीं खोती चली जा रही है। आपको क्या लगता है किस हद तक ये सार्थक है? देखिए, जो कल्चर है, कल्चर में अगर तब्दीली ना आए तो ख़राब हो जाएगा। लखनऊ अपने एक मिजाज का शहर, बज़ाहिर इसका मिजाज हमेशा से मशहूर रहा है कि धीरे धीरे आराम तलब शहर भी है और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करने वाला है। अब ये थोड़ा सा बदला है, लेकिन आप ये देखिए, अगर हम बदलेंगे नहीं, अगर ये शहर थोड़ा फास्ट नहीं होगा और जिस तब्दीली पे हम नाक बहुत चढ़ा रहे हैं अगर वो नहीं आएंगी तो हम ज़माने के हिसाब से पिछड़ जाएंगे। अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति पे हम टिके रहेंगे तो ज़माना कहाँ जा रहा है। अब जब ज़माना बढ़ेगा तो उसमें कुछ अच्छाई और बुराई भी आएंगी। हमारा लखनऊ या हमारी तहजीब थोड़ी सी आगे बढ़ी है तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आई हो जो हमें नहीं पसंद है, वो आएंगी। तब्दीली थोड़ी तो बुराई भी लाती है, ज़्यादा अच्छाई लाती है। अब दिक्कत है कि हम लोग ज़्यादा बुराई पे रुक जाते हैं। तो यही गोमती का पानी, पहले गोमती कैसे कैसे निकलती थी, आपके इधर बर्फ खाना से होकर निकलती थी, फिर आगे बढ़ गई गोमती, अब सूखने की उस पर नौबत पे आ जाएगी, हो सकता है कभी ना हो। तो क्या किया जाए भाई, ये तो चीज़ें होंगी और हो सकता है इसका कोई और ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तब्दीली का, बुरी तब्दीली से बच जाना चाहिए
अच्छी तब्दीली के लिए तैयार होना चाहिए। तो आपने काफ़ी ज़्यादा काम, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है हमारे मुआशरे का वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ता भी है और काफ़ी आपने काम भी करा है उनके बीच। तो आपको क्या लगता है कि हम जो अभी का जो यूथ है उसमें एक कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मिसिंग है, खोई हुई है, जो होनी चाहिए थी पर नहीं है? थोड़ा जल्दबाज ज़्यादा है जी। इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए चीज़ें, और उन्हें ये मालूम होना चाहिए भाई बच्चा 9 महीने में होता है तो वो 9 महीने में ही होगा। आप उसे 1-2 महीने में अगर करने की कोशिश करेंगे तो कुछ खराबियां पैदा हो जाएंगी। तो हमारे यूथ में जल्दबाजी वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन ये देखना था कि कहाँ कितनी जल्दबाजी। कुछ चीज़ें तय वक्त में होंगी। आप 8th के लड़के को एकदम से आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करा सकते हैं, एक प्रोसेस है जो होगा। और हम सारे यूथ में एक कमी आ गई, हम प्रोसेस को फान करके जाना चाहते हैं। ये एक चीज़ों को कंट्रोल कर लें, बाकी तो सारी चीज़ें जैसे चल रही थी अब अच्छाई बुराई तो होती रहेंगी। जल्दबाजी इतनी नहीं होनी चाहिए कि चीज़ें ख़राब हो जाएं। जी, तो लगभग सारी बातें हम लोगों की हो चुकी हैं। अभी क्या यूथ कैम्प में होता है, जब हम गांधी पे बात करते हैं ना, जी जी, तो लोग चाहते हैं बहुत जल्दी जल्दी बता करके हम उनका गांधी का ये, गांधी का वो, गांधी की चीज़ें करके ख़त्म कर लें। हम कहते हैं थोड़ा ठहर जाओ, एक चीज़ पढ़ो, अपने मन में बैठा लो, अगर तुम उसे कर सको तो बढ़ाओ, नहीं तो उसके आगे ज़रूरत भी नहीं जानने की तुम्हें। तो ये है, लेकिन हम लड़के मानते कहाँ हैं कोई। हम खुद ही नहीं माने अपने टाइम में, हमारे बड़े कहते रहे। तो अब हमसे जो 2-4 साल छोटे हैं वो हमारी नहीं मानेंगे। अच्छा, एक सवाल, अभी आपने गांधी जी का जिक्र हम लोग करते आ रहे हैं, तो एक सवाल अभी हमारे जहन में ये आया कि गांधी जी एक ऐसे इंसान है जिन्हें सबसे ज़्यादा गलत समझा गया है, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा कुतर्क करा गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, गांधी के बारे में जैसे ये है कि महात्मा गांधी के बारे में लोगों को गलतफहमियां तो हैं ही हैं। अब इसका एक ही इलाज है कि अगर आदमी ठीक से पढ़ाई करे जी, और या तो जो जानते हैं वो लोग बोले थोड़ा। अभी जैसे अशोक कुमार पांडे जी ने किताब लिखी, उसने गांधी को क्यों मारा। जी हाँ, हमारे दौर में ऐसी किताब भी इसलिए ज़रूरी, ऐसा नहीं है वो वैसी किताबें थी नहीं या वो बातें कभी लिखी नहीं गई, लिखी सब गई थी। हमको लगता है एक ही बात हर दौर के हिसाब से करनी चाहिए। वो 70 साल पहले जो लिखा गया है वो अब की जनरेशन नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो वैसी किताबें और आएँ और हम लोग डिस्कशन में लाएँ। भाई एक चीज़ ये मान के चलिए, जिस भी चीज़ पे लोगों को गलतफहमी है उसमें लोग गलत हैं, महात्मा गांधी गलत नहीं है जी। तो उसमें हम और आप दोनों सभी लोग बहुत आराम से सुधार सकते हैं कि लिखी। अच्छा, महात्मा गांधी खुद बहुत से चीज़ों को लिख के गए हैं। जी हाँ। जैसे एक बंटवारे का मसला है, उसमें महात्मा गांधी ने खुद लिख दिया है कि एक वक्त में कह रहे हैं कि जब वो विरोध कर रहे हैं कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, कांग्रेस से लड़ करके आए हैं, तो अपने अखबार में आर्टिकल लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में आने वाली नस्लें ये ना कहें कि जब बंटवारा हो रहा था तो गांधी खामोश था, गांधी उस तरफ खड़ा था। तो उनको मालूम होना चाहिए कि गांधी आखिरी सांस तक बंटने के खिलाफ है। ये बात उन्होंने उस वक्त लिख दी। लेकिन आप देखिए वही प्रोपेगेंडे ने क्या किया, बंटवारे का कसूरवार महात्मा गांधी को मान लिया गया। जी हाँ। तो अब ये हमारी, हमको लगता है कि भाई कम समझ है या कम स्टडी है, हम बहकावे में जल्दी आ जाते हैं, यही सब चीज़ें। और ये एक बार की हैं, एक बार भाई जो लड़के हमारे यहाँ यूथ कैम्प में आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं हम लोगों से, तो पहले तो यही सारे सवाल लेके आते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो फिर उनको मालूम होता है कि हाँ, जो उनको बताया गया था वो गलत बताया गया था। जी, हम लोगों ने काफ़ी सारे अलग अलग मौजू पे बात कर ली है लगभग, और ये जो आखिरी सवाल है ये हमारा सवाल नहीं है, ये आप ही के एक दोस्त ने हमसे, जब हमने उन्हें बताया कि आप आ रहे हैं तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इतना, आपकी जो लाइफस्टाइल है या जिस तरीके से आप बात करते हैं, आप काफ़ी शांत स्वभाव वाले लगते हैं और आप काफ़ी शालीनता से बात करते हैं, तो हमें ये पूछना है कि आप इतना सादा कैसे रह लेते हैं, ये इतना आपकी जो शख्सियत है वो इतनी सादा आप कैसे रखते हैं? बहुत शरारती कोई दोस्त है क्या हमारा? जी बिल्कुल। हैं? जी, बाद में नाम बता दीजिए। बिल्कुल ऑफ कैमरा ये हमारी बात होगी। सादा मिजाजी, अब ये तो अपने भाई शुरुआत से एक आदत में है कि हमको सादा, बहुत ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं है जी। और ये कोई ख़ास वजह से नहीं है, बस ये एक आदत में ही शुमार है कि हाँ, हमारी आदत में ही है कि हमको बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं। और
रही बाकी जो चीज़ें कही जाती है कि आप राइटिंग में ये हैं, वहाँ वो एक्टिविज्म में हैं, इतनी तमाम जगह फैले हुए हैं हम भी, उसके बाद सादा कैसे है? तो कहते हैं हम पहले सादा हैं, बाद में फैल गए कहीं ना कहीं जी। तो जो सादा मिजाज अगर आप हैं तो कहीं भी जाएंगे सादे ही रहेंगे। अब इतने रंग कहाँ से आ सकते हैं जितने इसमें मटर पुलाव में जी। तो लगभग हमारे सारे सवाल भी ख़त्म हो गए हैं और सारी बातें भी हो गई हैं। बस आखिर में हमें यही आपसे कहना है कि अगर आप कोई ऐसा मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हैं या आप अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप वो कह सकते हैं। एक तो क्योंकि खाने के साथ बातचीत शुरू हुई है जी, तो हम हमेशा बहुत पहले से कहते रहे हैं, ये किसी ने किया नहीं हमारे सामने और ये आप कर रही हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि अच्छी बातें और जिन बातों को आप चाहते हैं कि बदलाव में आए जी, वो खाने के ही साथ शुरू करना चाहिए और बैठने की कोशिश करें सब लोग साथ में जी। और खाना हम लोग साथ में साथ में बैठना छोड़ चुके हैं, तो खाना तो बहुत बात की चीज़ें हैं, तो बैठने की कोशिश करें। और इस माहौल में जिसको लगता है कि बहुत नेगेटिव माहौल है, बहुत ख़राब माहौल हो चुका है या कुछ लफ्ज़ घूमते हैं पासिस टाइप के, अगर किसी को लगता है ऐसी कोई खराबियाँ पैदा हो गई हैं तो आप फ़ौरन अपनी जगह से निकल आइए और ऐसा कोई अच्छा दोस्त, नई दोस्त, कोई ऐसा जो आदमी जिसके चेहरे से ही लगे कि आप इससे बात कर सकते हैं, आप बात करना शुरू कीजिए। कम्युनिकेशन का टूटना ही हमारी बर्बादी की भी पहचान है और हमारी मायूस होने के लिए भी बहुत बड़ी वजह बनती है। तो आप बातचीत हमेशा जारी रखिए जी। और खाने पे रखिएगा तो ज़ाहिर ये असर करेंगी जैसे सना उम्मीद ने हमें बहुत असर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी अच्छा सेशन रहा है और हमने काफ़ी कुछ नया सीखा भी और हमें उम्मीद है हमारे व्यूवर्स जो घर पे बैठे ये सब देख रहे हैं उन्होंने भी आज काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखी होंगी। एक चीज़ ये रही कि हाँ भाई हम लोग फ़ौरन कह देते थे कि हाँ बहुत अच्छा लगा। जी जी। एक रफली हमेशा आदत भी तहजीब है लखनऊ की, हम लोग फ़ौरन आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कई बार जब आपकी तबीयत खुश होती है जी, कि वाकई किसी से मिल करके तबीयत खुश हो जाती है, तो फिर ये अल्फाज हमें बड़े छोटे लगते हैं कि क्या कहें अच्छा लगा। भाई अच्छा तो लग ही रहा था, अभी बैठे हुए हैं और लग रहा है कि हाँ काफ़ी देर बैठा भी जा सकता है और ऐसी बातें हम लोग हमें लगता है अगर करते रहेंगे जी तो ख़त्म तो नहीं होंगी बिल्कुल, और बाकी व्यूअर भी थक जाएंगे और बाकी लोग भी। तो अच्छा लगा कि दिल से वाकई कि हाँ, और ये लगा कि हम सही जगह आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया और सब लोगों का, आपके सारे साथियों का भी शुक्रिया कि उन्होंने बर्दाश्त किया इतनी देर। तो आखिर में ये हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, इसे कबूल कर लें, कर लीजिए। थैंक यू जी। असल में इसमें जैसा कि लॉकडाउन वगैरह हुआ था तो काफ़ी सारी ऐसी औरतें थी जो अपने हाथ का काम करती थी, जैसे सलवार सिलती थी ऐसा, तो उनको मतलब उस पर बहुत कम पैसे मिलते थे और वो भी लॉकडाउन, जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन लगा तो वो भी बंद हो गया था। तो ऐसे एक लेडी से हम लोगों ने कांटेक्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने हाथ से ये हम लोगों ने कुछ काम करवाया है, तो उसी में का एक आपके लिए। तो ये तो बहुत ख़ास हो गया हमारे लिए, इसमें मेहनत और वक्त दोनों लगा हुआ है। बिल्कुल, और मोहब्बत भी है। और मोहब्बत भी, और काफ़ी वक्त से हमारा इंतज़ार दिखा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू व्यूवर्स, और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हमें आज का एपिसोड काफ़ी पसंद आया, काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली और हमें इस बात की बहुत खुशी है। उम्मीद है आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी, ये कोशिश, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। उम्मीदनामा को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मिलते हैं आपसे अगले वेडनेसडे को एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के खुश रहें, आबाद रहें और मोहब्बत बांटते रहें। शुक्रिया।